नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, कवि समय, काव्य रूढ़ि आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर शॉर्ट नोट्स के रूप में है, लेकिन यदि आप प्री जैसे परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं तो एमसीक्यू पैटर्न की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावलियों की जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसको लेकर हमने कई पुस्तकों की चर्चा की है, जिसमें हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली प्रोफेसर अमरनाथ की पुस्तक का हमने जिक्र किया था। इसके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज बिंदु डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक की भी बात हमने की थी। फिर भी आप देखेंगे कि जिन 8 पारिभाषिक शब्दावलियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें से कुछ पारिभाषिक शब्दावली इन किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन हमने आप सभी के सिलेबस के हिसाब से इन पारिभाषिक शब्दावलियों को एक जगह रखा हुआ है, ताकि एक बैठक में आप आराम से इसको पढ़ पाए। तो चलते हम सीधे बात करते हैं सबसे पहले काव्य भाषा के ऊपर। हम काव्य भाषा पर विस्तार से बात करें उसके पहले आपके दिमाग में भाषा की परिभाषा जरूर आनी चाहिए कि भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। लेकिन भाषा के भी कई रूप हैं, उसमें से एक है काव्य भाषा। इसको लेकर तमाम आलोचकों ने विचार भी किया है और इसकी विशेषताएं भी बताई। तो ये पारिभाषिक शब्दावली सब्जेक्टिव तौर पर अगर प्रवृत्ति मूलक प्रश्न आएंगे तो उनके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो काव्य भाषा की जब भी हम बात करते हैं तो कैसे इसको परिभाषित किया गया है या फिर किया जा सकता है। भाषा का वह रूप जो कविता में तथा सृजनात्मक गद्य रचना में प्रयुक्त होता है वह काव्य भाषा है। काव्य भाषा एक तरह से कवि के अनुभवों, संवेदनों तथा विचारों की भाषिक परिणति। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार साहित्यिक भाषा मूलतः बोलचाल की वह भाषा है जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। कवि विशेष के अनुभव की अद्वितीयता से संपृक्त होने पर उसकी अर्थ क्षमता में कई प्रकार के अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो काव्य भाषा भी सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह तो है, लेकिन इसमें कवि के अनुभव, उनके संवेदना, उनके विचारों का मिश्रण होता है। और किसी भी विषय वस्तु को लेकर जब कोई भी कवि अपनी प्रस्तुति देता है तो कहीं न कहीं उसकी काव्य भाषा उसे विशेष बनाती है। जैसे आप ध्यान रखिए, प्रेम को लेकर अनेक कवियों ने चर्चा परिचर्चा की है, चाहे वो आदिकाल के कवियों को देखें, भक्ति काल के कवियों को देखें, रीतिकाल के कवियों को देखें, या फिर अगर आप छायावादी कवियों को भी देखें तो सभी ने प्रेम को लेकर अलग अलग काव्य भाषा के दृष्टिकोण से विचार किया हुआ है। यानी कि उन कवियों की पंक्तियों को देखकर आप पकड़ लेंगे कि फला पंक्ति किस कवि की है। आप क्यों पकड़ पाते हैं? क्योंकि उस कवि की काव्य भाषा को आप जानते हैं। जैसे अगर आप बादल शब्द का प्रयोग देखेंगे, दीप शब्द का प्रयोग देखेंगे, दीपक शब्द का प्रयोग देखेंगे, ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये महादेवी वर्मा की कविता हो सकती है। अगर आप प्रकृति की बात देखेंगे तो कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन आमतौर पर उसका सही जवाब हो जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत का। तो एक मैंने उदाहरण आप सभी को यहाँ पर बतलाया कि काव्य भाषा के माध्यम से ही उस कवि के अनुभव, संवेदना और विचार को हम समझ पाते हैं और पकड़ लेते हैं कि ये फला की पंक्ति है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का अगर हम प्रयास करें तो जब कोई कहता है कि गाय आ रही है तो गाय शब्द एक चौपाया दुधारू स्त्रीलिंगी जानवर का बोध कराता है। यानी जब भी हम गाय कहते हैं तो हमारे सामने एक पशु का बिंब बनता है, वो भी सीधा साधा पशु का।
किंतु जब हम कहते हैं कि लड़की गाय होती है, जिस किसी के हाथ में उसका हाथ पकड़ा दीजिए वह चुपचाप चली जाती है, इस वाक्य में गाय का वह अर्थ नहीं जो प्रथम वाक्य में है। गाय शब्द भोलेपन का प्रतीक बनकर व्यक्त हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इस उदाहरण को तैयार कर रहे थे या फिर जहां से हमने इस उदाहरण को लिया, तो आज के स्त्री विमर्श के दौर में ये उदाहरण उतना सटीक नहीं दिख रहा था कि लड़की गाय होती है और जिस किसी के हाथ में उसका हाथ पकड़ा दीजिए वह चुपचाप चली जाती है। आज अगर इसको काव्य भाषा के रूप में हम पिरोने की कोशिश करें तो गाय का एकदम से वो सीधापन अर्थ नहीं आएगा जो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से कि एक गाय का अर्थ है वो पशु, और एक दूसरा अगर काव्य भाषा के दृष्टिकोण से देखें, उन शब्द शक्तियों के हिसाब से देखें, तो गाय का अर्थ है भोलेपन से। आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में इस भोलेपन के अर्थ में गाय शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वो एकदम गाय है, यानी कि सीधा सादा और भोले किस्म के लोग हैं। तो ये काव्य भाषा का ही एक तरीके से उदाहरण है कि कैसे एक सामान्य अर्थ देने वाला शब्द एक विशेष अर्थ को दे रहा है। अगर इसकी विशेषताओं को हम देखें तो काव्य भाषा के एकाधिक अर्थ छवियों से युक्त होते हैं। काव्य भाषा में छंद तथा लय के आग्रह के कारण शब्दों का क्रम इधर उधर कर दिया जाता है। काव्य भाषा संवेदना प्रधान होती है। काव्य भाषा का आधार सामान्य भाषा ही होती है, लेकिन कवि को अपनी विशिष्ट अनुभूति, विशिष्ट संवेदना को अधिक तीव्रता एवं प्रखरता से संप्रेषित करना होता है। उसकी अनुभूति जितनी वैयक्तिक होगी तथा उसकी कल्पना जितनी नई होगी, उसका भाषिक संकट उतना ही गहरा होगा। तो काव्य भाषा को लेकर आप ज्यादातर देखेंगे कि हर कालखंड में प्रयोग किया जाता रहा है। खास तौर से अगर आप प्रयोगवाद देखेंगे तो वहां पर काव्य भाषा को लेकर, प्रतीक को लेकर, बिंब को लेकर, ठीक है, इन सभी चीजों में नवीनता की खोज की गई है, फिर नवीनता का आग्रह किया गया है। और भी इसकी विशेषताएं हैं। काव्य भाषा अधिक व्यंजक, लाक्षणिक, अलंकृत तथा चमत्कारी होती है। काव्य भाषा बिंब विधायनी भाषा है। काव्य भाषा पर युग जीवन का गहरा प्रभाव होता है। काव्य भाषा अपने रूढ़ि को लोक भाषा के जीवंत प्रयोगों से तोड़ती है और लोक से चुने हुए बहुत से शब्दों को संस्कारित करके लोक को ही लौटा देती। जैसा हमने आप सभी को उदाहरण दिया गाय शब्द का, गाय का लोक में यही अर्थ प्रचलित है कि भोलापन, ठीक है, इसीलिए हमने इसका उदाहरण दिया हुआ था। तो काव्य भाषा उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसको लेकर अज्ञेय ने भी काफी विचार विमर्श किया हुआ है। सर्जना और संदर्भ नामक उनकी पुस्तक है, उसमें काव्य भाषा को लेकर उन्होंने विचार किया है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी काव्य भाषा को लेकर काफी उनका जोर रहा है। संवेदना को लेकर भी उनका जोर रहा है। इतिहास ग्रंथ आपके दिमाग में उनका होगा ही। अब हम अगले पारिभाषिक शब्द पर बातचीत करें तो वो है बिंब। बिंब अंग्रेजी इमेज का हिंदी रूपांतरण है। ध्यान रखना है, यहां पर अनुवाद भी लिखा जा सकता है। बिंब अंग्रेजी इमेज का हिंदी रूपांतरण है। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब से संबंधित शब्द है अर्थ चित्र। यानी कि अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करें तो उस शब्द के माध्यम से न सिर्फ हम शब्द को समझें, बल्कि उसका जब अर्थ निकले तो आपके सामने चित्र उपस्थित हो जाए। जैसे हमने शब्द का प्रयोग किया छिपकली, तो ये शब्द है लेकिन एक आपके सामने चित्र भी उपस्थित हो गया। अगर हम कलगी बाजरे की, तो इससे आपके सामने एक इमेज, एक बिंब जरूर उपस्थित हो रहा होगा यदि आपने बाजरे की कलगी को देखा होगा। जो आजकल उस तरीके का हम देखते हैं, आइसक्रीम भी कई जगहों पर मिलती है, मतलब ऊपर से तरीके से पतली टाइप के और फिर लहलाती। अर्थ चित्र को अधम काव्य से संबद्ध माना गया है। लेविस बिंब को शब्द निर्मित चित्र मानते हैं। नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है
जिसके मूल में भावों की प्रेरणा रहती है। काव्य बिंब का प्रेरक तत्व है भाव। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिंब का प्रेरक तत्व क्या है, तो है भाव। जिस तरीके से आप किसी चीज को ग्रहण करेंगे उसी तरीके से और उसका अर्थ चित्र देने में आप सक्षम होंगे। काव्य भाषा में बिंब विधान का विशेष महत्व है। अभी हमने इसके पहले काव्य भाषा के बारे में बात की। काव्य भाषा और सामने उभर कर या निखर कर आती है जब वो बिंब से युक्त हो, और उसका विशेष महत्व है। हालांकि कविता बिंब विधान प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन काव्य शास्त्र में इस पर चर्चा परिचर्चा आधुनिक युग में विशेष रूप से हुई। प्राचीन काव्य शास्त्र में आप देखेंगे, खासतौर से संस्कृत काव्य शास्त्र में, तो रस को लेकर अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य को लेकर काफी बातचीत हुई। लेकिन आधुनिक काल में यानी आधुनिक युग में बिंब को लेकर बात हुई, काव्य भाषा को लेकर बात हुई, प्रतीक को लेकर बात हुई है, फैंटेसी को लेकर बात हुई, कल्पना, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई। सन 1908 में ह्यूम और फ्लिंट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूम का संबंध किस वाद से है, फ्लिंट का संबंध किस वाद से है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि वो बिंबवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसको माना है, फ्लिंट को माना है। इसको आगे बढ़ाने में एजरा पाउंड, ड्रलिटल, टी.एच. लॉरेंस, लोवेल, कैरोल विलियम्स, रिचर्ड एलिंगटन आदि भी शामिल थे। खासतौर से हमने हाईलाइट किया हुआ है एजरा पाउंड। सवाल पूछा जाता है कि एजरा पाउंड का संबंध किस वाद से है या फिर किस पारिभाषिक शब्द से है, तो वह है बिंब या बिंबवाद। हिंदी समीक्षा में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक निबंध भाव या मनोविकार में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि हमने हाल ही में एक वीडियो लेक्चर आप सभी के सामने रखा हुआ था कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से चयनित होना चाहते हैं, तो किन किन किताबों का आप अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। जो विद्यार्थी अभी अनमनस्क ढंग से नहीं देखे होंगे, उसमें हमने बताया हुआ है कि चिंतामणि भाग 1, आप तमाम किताबों को पढ़ते हुए चिंतामणि भाग 1 जरूर पढ़िए। उसी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध का संकलन किया गया है। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंब से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। शुक्ल जी के अनुसार बिंब योजना विभाव के अंतर्गत होती है, चित्रण उसका मुख्य धर्म है। इसकी दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट रूप विधान, यानी कि जो शब्द है वो अपने साथ एक अर्थ लेकर चलता ही चलता है, उसमें उसका अर्थ चिपका रहता है। बिंब व्यक्ति या विशेष का होगा, सामान्य या जाति का नहीं। कविता में बिंब ग्रहण होता है, अर्थ ग्रहण नहीं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसका कथन है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, जो कि भाव या मनोविकार नामक निबंध में उन्होंने लिखा हुआ है। या फिर आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी चर्चा वो करते हैं। उन्होंने लिखा है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब या इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बिंब को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विचार किया हुआ है। बिंब विधान के स्रोत एवं रचना की बात करें तो इसके अनेक भेद किए गए। इंद्रिय संवेद बिंब, वस्तु प्रधान बिंब, भाव प्रधान बिंब, अलंकार प्रधान बिंब। कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि बिंब के 3 तत्व माने गए, जिसमें कि पहला तत्व है इंद्रिय, दूसरा वस्तु, तीसरा भाव है। लेकिन कई जगहों पर 4 इसके भेद किए गए हैं, उसमें एक अलंकार को भी रखा गया है। आगे इनके भी कुछ भेद किए गए हैं। ऐन्द्रिक बिंबों के 5 भेद हैं: दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, श्रव्य बिंब, घ्रातव्य बिंब, आस्वाद बिंब। बिंब के लिए एक बड़ा ही लोकप्रिय उदाहरण रहा है कि एक गांव में
हाथी जाता है और उसी गांव में 6-7 अंधे रहते हैं और उन्होंने हाथी को जैसे जैसे स्पर्श, जैसे जैसे अनुभूत किया, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया। किसी ने पूंछ पकड़ा तो झाड़ू से उसकी तुलना की, किसी ने कान को छुआ तो सूप से उसकी तुलना की, किसी ने पैर को छुआ तो खंभे की बात की, किसी ने सूंड को पकड़ा तो सांप की बात की। जैसा जैसा उन्होंने अनुभव किया उस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ब्लाइंड की बात क्यों की गई, क्योंकि अनुभूति से इसका जुड़ाव है। इंद्रिय जो चीजें हैं, चाहे वो दृश्य को लेकर हो, स्पर्श को लेकर हो, श्रव्य को लेकर। अलंकार प्रधान बिंब में परंपरागत अलंकार के माध्यम रचित बिंबों को इस कोटि में रखा जाता है। कविता की रचना करते समय कवि बाह्य आधार पर जिन बिंबों की रचना करता है वे दो प्रकार के हैं। सांद्र बिंब, इनकी संरचना संलिष्ट होती है, इनमें अनुभूति की तुलना में अभिव्यक्ति अधिक सबल हो जाती है। विवृत बिंब, इसमें बिंब सृजन द्वारा विषय को विस्तार दिया जाता है। स्रोत की दृष्टि से बिंबों के अनेक भेद हैं। आकाशी, वायव्य, तेजस, जलीय, वानस्पतिक, तमाम तरीके के बिंब हो सकते हैं। आपने तमाम कविताएं पढ़ी होंगी। एक कविता है अकाल और उसके बाद। आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके कवि कौन है और इस कविता में कितनी पंक्तियां हैं। तो पूरा दृश्य, अकाल का पूरा दृश्य यानी बिंब आपके सामने उपस्थित हो जाता है और उसके बाद की जो स्थिति है, यानी कि इस कविता में 8 लाइन की कविता है और 2 दृश्यों या बिंबों की बात की गई है। ठीक है, तो उसकी काव्य भाषा आप देखेंगे तो तुरंत आपके सामने पूरा अकाल का वातावरण या दृश्य आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो भी सामने आ जाएंगी। तो बिंब का काफी बड़ा रोल है काव्य भाषा या कविता में। तो पूरा आप समझ गए। यहाँ पर अगले पारिभाषिक शब्द पर बातचीत करें तो वो है प्रतीक। प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। इसको हम चिन्ह के रूप में भी देखते हैं। वास्तव में प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए किसी देश का ध्वज उस देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक होता है। प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है। जैसे कबीर की पंक्ति है, काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी। यहाँ पर नलिनी जो है प्रतीक के तौर पर, नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। नलिनी का शब्दार्थ न लेकर यहाँ पर प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया। इसी तरीके से आप हंसा यानी हंसा जाई अकेला, एक कहानी आपने पढ़ी होगी, हंसा जाई अकेला। इसमें भी हंसा शब्द जीवात्मा का ही प्रतीक है। ठीक है, और अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं प्रतीकों के ऊपर कि कब वाइड बॉल हो जाएगी, कब 4 रन होगा, कब 6 रन होगा, कब नो बॉल होगा, कब टाइम आउट होगा। इसमें एम्पायर कुछ नहीं बोलता है, आप देखते होंगे बहुत कम बोलता है। यानी कि बहुत सारी चीजें प्रतीकों पर आधारित है। अब उम्मीद करता हूं कि आपके सामने प्रतीक शब्द अपने पूरे अर्थ के रूप में आ रहा होगा। अगर प्रतीक की विशेषताएं हम देखें तो प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। यानी कि जो चीज अगोचर है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको सामने प्रस्तुत कर देता है। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। अभी आगे हम काव्य रूढ़ पर बातचीत करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रतीक पर सामान्य क्वेश्चन न पूछकर इस तरीके से प्रवृत्ति या विशेषताओं पर सवाल पूछे जाएं तो निश्चित तौर पर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि प्रतीक का जो सामान्य काम है कि जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत कर देना, मन में किसी भावना को जागृत कर देना, और जो प्रतीक होता है अब वो अपने युग, देश, संस्कृति और मान्यताओं से जुड़ा रहता है। कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में भले व्यक्तिगत हो लेकिन धीरे धीरे वो रूढ़ हो जाते हैं, किसी खास अर्थ को प्रदान करने लगते हैं।
आगे बात करें तो प्रतीकों के भेद भी किए गए, जैसे भावोत्प्रेरक प्रतीक कमल, चंद्रमा, कुमुदिनी, जिनमें भाव या राग की प्रधानता रहती है। विचारोत्पादक प्रतीक, जिनमें वैचारिकता प्रमुख होती है, जैसे विभीषण घर का भेदी का प्रतीक, गांधी जी सत्य ईमानदारी के प्रतीक। ठीक है। वैयक्तिक प्रतीक, कवि के निजी प्रतीक जो उसकी अनुभूति पर आधारित होते हैं, जैसे कबीर द्वारा प्रयुक्त नलिनी का हमने उदाहरण दिया था, वो जीवात्मा का प्रतीक है। तो माली आवत देख कलियन करी पुकार वाली अगर पंक्ति आप देखेंगे तो माली उसमें काल का प्रतीक है। परंपरागत प्रतीक हैं वे प्रतीक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे हंसा शब्द का प्रयोग जीवात्मा के रूप में किया जाता है। हंसा जाई अकेला, आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी मार्कंडे की, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। इससे पता चल रहा है कि जब कोई कहानीकार या उपन्यासकार या कोई भी लेखक अपने शीर्षकों का चुनाव करता है तो कहीं न कहीं वो प्रतीक के रूप में ही उसको बताने का प्रयास करता है। जैसे आगे की कविता नदी के द्वीप, इसमें नदी और द्वीप क्या है? प्रतीक के तौर पर। यह द्वीप अकेला, उसमें भी प्रतीक के तौर पर है। सोन मछली, ठीक है, सागर, अज्ञे ने तो बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया है और उन्होंने तो कहा भी कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, कुछ भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये उपमान मैले हो गए हैं। तमाम एक पंक्तियां आपने सुनी होगी। उन्होंने इसीलिए हरी घास को चुना। अज्ञे तो इस चीज के लिए जाने ही जाते हैं। परंपरा मुक्त प्रतीक हैं, ये प्रतीक नवीनता लिए हुए हैं, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। नई कविता के प्रतीक इसी वर्ग के हैं, जैसे सांप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है। सांप नामक कविता भी है, बहुत छोटी सी कविता आगे की, जिसमें दूसरे को विषदंत चुभाने की प्रवृत्ति होती है, यानी सांप में। भावपरक प्रतीक, ये शब्दाश्रित न होकर भावाश्रित होते हैं, जिसमें छायावादी प्रतीक इसी कोटि के हैं, चाहे बादल, मैं नीर भरी दुख की बदली। माधवी वर्मा के जो भी प्रतीक हैं वो कैसे हो गए? भावपरक प्रतीक हो गए। व्याख्यात्मक प्रतीक, इनका चयन गुणों एवं विशेषताओं के कारण किया जाता है, जैसे सिंह शब्द का प्रयोग हम वीरता की के रूप में करते हैं, गीदड़ का प्रयोग हम कायरता की रूप में करते हैं, जैसे गीदड़ भभकी शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा। सिंह यानी कि वीरता, कई बार इसको लोग बोलते हैं वाह मेरे शेर, वाह मेरे सिंह नहीं बोलते हैं, शेर बोल देते हैं कई बार। तो ये जो प्रतीक है वो वीरता का है। कोई ये नहीं बोलता है कि वाह मेरे सियार, क्योंकि सियार या गीदड़ जो शब्द है वो कायरता का है। ये सभी भले शुरू में वैयक्तिक रूप में हुए होंगे, लेकिन अब रूढ़ हो गए हैं, ठीक है ना। प्रकृति परक प्रतीक, यानी कि प्राकृतिक उपादानों के लिए प्रतीक, जैसे कमल, चांदनी, इसी प्रकार के प्रतीक है। तो प्रतीकों के भेदों को भी आपने देखा, प्रतीक के विशेषताओं को देखा, और जो भी उसकी खास परिभाषा रही उसको भी आपने देख लिया। आगे हम बात करते हैं अगले पारिभाषिक शब्द पे, जो है मिथक। मिथक अंग्रेजी शब्द मिथ का हिंदी रूपांतरण है। नगेंद्र के अनुसार सामान्य रूप में मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य रहता है। संस्कृत के मिथक का समांतर शब्द पुराण या पुराख्यान है। मिथक ज्यादातर धर्म भावना से संबद्ध रहते हैं और युगानुकूल उनका रूप बदलता रहता है। पौराणिक कथानकों में युग परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अंधा युग की रचना महाभारत के मिथक पर आधारित है। चाहे संशय की रात को आप पढ़ें, जो नरेश मेहता की कविता है, तो यहाँ पर बताया गया जो मिथक है अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना हुआ है, जिसको हम कई बार मैथोलॉजी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लेकर तमाम विचार विमर्श भी होते हैं कि ये सत्य है या मिथक है। सामान्य तौर पर मिथक ऐसा लगता है कि कोई चीज असत्य है, जो कि वास्तव में नहीं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसका संबंध परंपरागत कथा से होता है, जो कि प्राकृतिक घटनाओं और भावों से पूर्ण होता है। आदिम मानव के समष्टि मन की उपज होती है, उसकी सृष्टि होती है,
और ये चेतन मन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का कि इसमें प्रधानता होती है। अंधा युग मिथक पर आधारित है और आप देखेंगे कि है तो कथा ये महाभारत की, लेकिन इसको जब हम नई कविता के पृष्ठभूमि में देखते हैं तो इसमें ये अपने युगानुकूल विषय वस्तु को भी ये कविता उठाती है, जिसमें जो भी बम या परमाणु बम का नुकसान है उसका भी उल्लेख इस तरीके से इसमें आप समझ सकते हैं। अगर व्याख्या आपने अंधा युग पढ़ा होगा तो इस चीज को बेहतर से आप समझेंगे। मिथक की विशेषताएं भी हैं। यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है, यानी मिथक का संबंध लोक से भी है। लोक में बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत रूप में प्रचलित रहती है। जैसे मान लीजिए आजकल तो रिश्तेदारियों में अक्सर लोगों का जाना कम ही हो गया है और जाते भी हैं तो बहुत कम समय तक रहते हैं। पहले जमाने में लोग जाते थे तो रात भर रिश्तेदारी में रहते थे, तब ये लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत पौराणिक कथाओं को सुनने का मौका मिलता था कि फला जगह कोई बांस जिसको बसवारा हम लोग बोलते हैं वहां पर मत जाइएगा, वहां पर भूत रहता है, फला फला घटना यहाँ पर हो गई थी। जैसे आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें भी इसी तरीके की एक मनगढ़ंत मिथकीय कथा चलती है उसमें कि एक जंगल नुमा है जहां पर कुछ पेड़ है, वहां पर भूत लोगों को दौड़ाता है और लोग बोलते हैं कि हाँ हमने देखा कि दौड़ा रहा है, तो कई लोग डर के मारे वहां पर नहीं जाते हैं। इस तरह की कथाएं आमतौर पर फैली रहती हैं चारों तरफ। इसमें अतिमानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है मिथक में। इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। अगर इसमें आप तर्क वितर्क करेंगे तो आपस में मनमुटाव झगड़ा भी हो सकता है। बस आप इसको सुनते जाइए और इसका आनंद उठाते रहिए। इसमें विस्मयपूर्ण एवं कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं। वह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छ होता है। तमाम घटनाओं का जिक्र होता है, आपके सामने दृश्य परिदृश्य आते रहते हैं। मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवीयतर विशेषतर देवताओं से संबंधित होते हैं। कई बार देवताओं को लेकर भी मिथकीय चीजें हैं। वह लोक विश्वास पर आधारित होता है, यानी जो मिथक है ये लोक विश्वास पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप सभी को लोक साहित्य भी पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि मिथक का संबंध भी किससे है? लोक से। लोक में कुछ कथाएं बहुत दिनों से चलती रहती हैं और वो फेमस हो जाती हैं, लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है। अगला जो पारिभाषिक शब्द है वो है कल्पना। कल्पना के अनेक अर्थों में एक अर्थ रूप देना भी होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के इमेजिनेशन के अर्थ में हुआ है। बालकृष्ण भट्ट ने कल्पना पर एक निबंध लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया, जो नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाद में कल्पना संबंधी उनके विचार, कविता क्या है और साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध में परिपुष्ट होकर प्रकाशित हुए। तो देखिए, आप लोगों को कई बार लगता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम साइड करके बाईपास करके परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर उनके इतिहास ग्रंथ से सवाल नहीं आते हैं तो उनके निबंधों से सवाल आ जाएंगे, उनके आलोचनात्मक कृतियों से सवाल आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया? तो कल्पना का आनंद। एसेज ऑन इमेजिनेशन किसका था? एडिशन का है। और कब प्रकाशित हुआ? बाद में ये लेख कहाँ संकलित हुआ? आप देखेंगे कविता क्या है निबंध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पढ़े ना पढ़े, कविता क्या है निबंध एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करके जरूर जाना चाहिए और पाठ्यक्रमों में भी यह निबंध लगा ही रहता है। क्या पता कि यहाँ से सवाल आ जाए। ठीक, कल्पना के उन्होंने दो भेद किए हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के दो भेद किए हैं, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देख कर जाएंगे, पढ़कर जाएंगे तो ये प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अनुराज हिंदी एकेडमी से आप सभी जुड़े हुए हैं तो हम आपके दिमाग पर बार बार वो पिंच करते हैं कि आपके दिमाग में वो परीक्षोपयोगी तथ्य बैठ जाएं
जो आम तौर पर घूम फिर कर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उसमें से कल्पना के भेद को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है कि कितने भेद उन्होंने किए हैं। 2 भेद किए, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। शुक्ल जी कल्पना को भावना भी कहते हैं, पर भावना शब्द का व्यापार तो कल्पना कवि की आंतरिक शक्ति का है। भावना व्यापार से विभाव आदि का विभावन या साधारणीकरण होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता में कल्पना को हम साधन मानते हैं, साध्य नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ठीक वैसी ही बात आ रही है जब प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द को लेकर अज्ञेय को आलोचकों ने घेरना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो साध्य नहीं है बल्कि क्या है, साधन है। यहां पर भी बताया गया कि कवि कविता में कल्पना को साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि उसको साध्य मानते। ये भी यहां से कथन पूछा जा सकता है कि किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विलियम ब्लेक की कल्पना को वे यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल वातपित्त ग्रस्त कल्पना कहते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में कल्पना को आध्यात्मिक क्रिया कहते हुए उसे ज्ञान स्वरूपा माना है। शुक्ल जी के अनुसार कल्पना विरहित भावानुवाद से उच्च कोटि का ज्ञान तो दूर की बात है, साधारण बातें भी नहीं जानी जा सकती। यानी कल्पना के महत्व को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक एक स्लाइड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने उन बिंदुओं पर जोर दिया है जहां से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल की एक खास विशेषता यह भी है कि जब भी हम तथ्यों को देखते हैं तो अपने पुराने दिनों को हम याद करने लगते हैं कि जब एग्जाम में गए थे, कई बार तो प्रश्न याद रहते हैं। जैसे ये प्रश्न डीएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ था, तमाम लोग धाराशायी हो गए थे वहां पर, और कई बार दूसरे प्रश्न पत्रों में भी ये आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं आगे, उसमें भी आ जाए, तो फिर हमारी ये बात जो है वो सार्थक हो जाएगी। अगला पारिभाषिक शब्द है फैंटेसी। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो फैंटेसी का संबंध है वो मनोविज्ञान से, और मनोविज्ञान की जब भी बात आती है तो उसमें जो मन के 3 भेद हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन, जिसको लेकर फ्रायड, यूंग इत्यादि ने चर्चा की है। और हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी इत्यादि ने पूरा मनोविज्ञान को साहित्य में किस तरीके से उसको व्यवहारिक बनाया हुआ है, उनकी रचनाओं से आपको पता चलेगा। तो फैंटेसी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अभी तक जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियों को हमने देखा उसमें कहीं नहीं बताया कि मनोविज्ञान, लेकिन फैंटेसी का सीधा सीधा संबंध है। स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं, उनका बेतरतीब मतलब इधर उधर बिना क्रम के जब कोई बिंब उपस्थित होने लगता है, तो ये मानकर चलिए कि व्यक्ति फैंटेसी में जा रहा है। इसे कल्पना की कन्या भी कहा जाता है। एक कदम आप देख रहे हैं, कल्पना जिसमें भावों का, जिसको आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावना शब्द का प्रयोग किया उसके लिए, लेकिन एक कदम आगे कल्पना की कन्या माना जाता है फैंटेसी को। हिंदी में मुक्तिबोध की कविताओं में फैंटेसी का प्रचुर प्रयोग हुआ है, यानी कि खूब प्रयोग हुआ है। उनके अनुसार मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में या फिर कामायनी पुनर्विचार में भी उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। कामायनी को उन्होंने पूरा फैंटेसी ही माना है। तो उसमें उन्होंने फैंटेसी, खासतौर से आप देखेंगे कि कला के 3 क्षणों की जो चर्चा मुक्तिबोध ने की है, उसमें भी फैंटेसी की बात वो करते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी एक झीना पर्दा है जिसमें से जीवन तथ्य झांक झांक उठते हैं। फैंटेसी में कलाकार का व्यक्तित्व प्राथमिक है। फैंटेसी में इच्छित विश्वासों का सन्निवेश हो जाता है और व्यक्तित्व की कुछ मूलभूत कमजोरियों या कमियों की भी मनोवैज्ञानिक मानसिक पूर्ति हो जाती है। उन्होंने प्रसाद की कामायनी को भी फैंटेसी माना है। हम प्रसाद की कामायनी को पढ़ते हैं और उसमें 15 सर्गों को पढ़ते हैं, और ये 15 जो सर्ग हैं भाव और मनोविकारों पर आधारित है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको ये 15 सर्ग पूरा याद होंगे, और याद भी होना चाहिए। लेकिन मुक्तिबोध का मानना है कि जिस कामायनी में
मनु, श्रद्धा और ईड़ा आदि की बात हुई है, उसमें जो मनु है, अब वो मनु वो नहीं है जो जिनको कि हम पुराने मनु के रूप में जानते हैं, बल्कि वो कौन है? प्रसाद है। प्रसाद कामायनी में अपने मन की, जो उनका स्वप्न रहा है, उनका अवचेतन मन रहा है, और जो चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, उसको कामायनी में रखने का प्रयास किया। जैसे मनु अपने विलासिता वाले जीवन को याद करते हैं और बहुत चिंतित होते हैं, फिर कैसे कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, यदि आपने कामायनी पढ़ा होगा तो पूरा ध्यान में आएगा। मुक्तिबोध का कहना कि वो मनु नहीं है, बल्कि वो तो खुद जयशंकर प्रसाद ही। ठीक है, तो ये उनकी फैंटेसी रही है। और इसी तरीके से मुक्तिबोध की एक रचना और आप देखेंगे, अंधेरे में, उसमें भी पूरा जो भी जिक्र किया गया है सब है वो फैंटेसी है। कभी गांधी आ रहे हैं, कभी तिलक आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, टॉलस्टॉय आ रहा है, कभी कोई फूल बन जा रहा है, फिर कभी वो शिशु बन जा रहा है, कभी गायब हो जा रहा है, जो भी चीजें। और उसमें एक बड़ा ही मशहूर उस पंक्ति आती है कि वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। इसको एक कौन व्यक्ति गाता है? पागल व्यक्ति गाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कल्पनाशील 3 लोग होते हैं, एक जो प्रेमी होते हैं, एक जो कवि होते हैं, ठीक है, और एक प्रेमी, कवि और पागल, 3 लोग होते हैं बहुत ही कल्पनाशील। तो मुक्तिबोध ने वो मेरे आदर्शवादी मन की पंक्ति एक पागल व्यक्ति से ही कहलवाना ज्यादा उचित समझा है। लेकिन क्या सही में वो पागल व्यक्ति बोल रहा है, या फिर ये मुक्तिबोध के मन या उनका जो स्वप्न रहा? इसीलिए तो सिजोफ्रेनिया इत्यादि बीमारी को लेकर कई आलोचकों ने इसको जोड़ दिया। ठीक है, जब अंधेरे में मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसको बता सकता हूँ। तो फैंटेसी आपके दिमाग में जरूर धीरे धीरे बैठ रहा होगा कि इसका संबंध मनोविज्ञान से है, और अवचेतन मन में जो भी चीजें चलती हैं उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक कल्पना की कन्या के रूप में है, एक तरीके से एक कदम उससे आगे है ये चीजें। कवि समय, ये आपके लिए बहुत ही नया एक तरीके से पारिभाषिक शब्द है, और इसका संबंध जितना हिंदी से नहीं है, उससे ज्यादा इसका संबंध संस्कृत से। कवि समय शब्द का अर्थ है कवियों का आचार या संप्रदाय। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजशेखर ने किया था। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं, तमाम तैयारियां आपने की हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कवि समय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो फिर आपका एग्जाम प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर आपने समय निकालकर इस वीडियो लेक्चर को देख लिया होगा तो तुरंत आप बता देंगे कि राजशेखर। और जैसे ही मैं राजशेखर बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इनकी एक रचना काव्य मीमांसा जरूर आ गई होगी। नहीं आ रही होगी तो एक बार अपने दिमाग को आपको ठोकना पड़ेगा, उसको झंझनाना पड़ेगा। तो कवि समय शब्द का जो अर्थ है कवियों का आचार या फिर संप्रदाय से उसका संबंध है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजशेखर ने किया। उनका मतलब यह था कि यद्यपि देश काल आदि के विरुद्ध विषयों का वर्णन करना कवित्व का दोष है, फिर भी कुछ ऐसी बातें कविजन परंपरा से वर्णन करते आए हैं जिन्हें निर्दोष मान लेना उचित है। जो कभी अनुसंधान नहीं करता उसके गुण भी दोष हो जाते हैं। यानी कवि को उन विषय वस्तुओं को लेकर, उन विषयों को लेकर बार बार अनुसंधान करना चाहिए, और जो सावधान रहता है उसके दोष भी गुण हो जाते हैं। काव्य में इसी निरीक्षण को प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने यानी राजशेखर ने काव्य मीमांसा में देश काल विभाग की सुंदर अवतारणा की है। कवि समय वाला अध्याय यानी काव्य मीमांसा का 16वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, आप सभी के लिए जब मैं नोट्स बना रहा था तो काव्य मीमांसा का 16वां अध्याय हमने पढ़ा, और ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है और इनके अर्थ भी दिए गए, और अर्थ जो दिए गए हैं बहुत ही कठिन शब्दों में है, हमने इसको थोड़ा सा सरल किया हुआ है। तो कहा गया कि जो कवि समय वाला 16वां अध्याय है उनके अनुसंधान का ही फल है, यानी कि राजशेखर ने जो कवि समय की बात की है और उसका यह परिणाम। कवियों के काव्य में जो कवि समय सुप्त की तरफ पड़ा हुआ था उसे उन्होंने यथा बुद्धि जगा दिया, और एक बड़ा ही संस्कृत का लोकप्रिय वहां पर श्लोक दिया हुआ था, और उसका अर्थ दिया था कि जो सैकड़ों वर्षों से सोए हुए थे उनको जगाने के लिए कवि समय पर चर्चा की गई। राजशेखर ने 3 प्रकार के कवि समय बताए हैं, स्वर्गीय, भौम, पाताली। इसमें भौम या पार्थिव कवि समय 4 प्रकार का होता है, जाति रूप,
गुण रूप, क्रिया रूप और द्रव्य रूप। और काव्य मीमांसा का 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने नाग शब्द और सर्प शब्द दोनों का अर्थ बताया हुआ है। जब हम पृथ्वी पर सांपों की बात करेंगे तो उसको हम नाग कहते हैं, और नागों के जो राजा हैं वो शेष नाग शब्द का प्रयोग होता है। और जब हम पाताल में सर्पों की बात करेंगे तो उनके जो राजा हैं वो हैं वासुकी। और आप जानते हैं कि जब मंथन हुआ था तो उसमें रस्सी का काम किया था कौन? ये जो वासुकी है, ये रस्सी का काम किया हुआ था। तो देवताओं के आसपास जो सर्प रहते हैं वो वासुकी के नाम से जाने जाते हैं। तो यही आप देख रहे हैं कि जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कैसे अलग अलग अर्थ देना शुरू कर दिए। यहाँ पर देश काल विभाग के अनुसार इस शब्द का प्रयोग कहां पर कर। आज का आखिरी पारिभाषिक शब्द है काव्य रूढ़ि। तो अभी तक रूढ़ि शब्द का प्रयोग आपने कई बार देख लिया होगा कि जो परंपरा से चला आ रहा हो और एक खास अर्थ में वो रुक गया हो, यानी रूढ़ हो गया हो। तो काव्य रूढ़ियों का प्रयोग आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों ने किया है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र वर्मा, बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कई बच्चों को लगा हो कि यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हो गया है। रामचंद्र शुक्ल की तरह रामचंद्र वर्मा ने कोष्ठ को लेकर काफी काम किया हुआ है। उनके अनुसार रूढ़ के पुराने अर्थ हैं उगना या उदित होना, चढ़ाई या चढ़ाव, बढ़ना या विकसित होना। आगे ने रूढ़ शब्द को परिभाषित किया हुआ है, अपने एक लेख में काफी विचार किया है जिसका नाम है रूढ़ि और मौलिकता। उसमें लिखते हैं रूढ़ की रूढ़िग्रस्त परिभाषा हमें छोड़नी होगी, हमें उदार दृष्टिकोण से उसका नया और विशालतर अर्थ लेना होगा। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि रूढ़ि अथवा परंपरा कोई बनी बनाई चीज नहीं है जिसे साहित्यकार ज्यों का त्यों पा या छोड़ सकता है, मिट्टी के लोंदे की तरह अपना या फेंक सकता है। हमें यह किंचित विस्मयकारी तथ्य स्वीकार करना होगा कि परंपरा स्वयं लेखक पर हावी नहीं होती, बल्कि लेखक चाहे तो परिश्रम से उसे प्राप्त कर सकता है। लेखक की साधना से ही रूढ़ि बनती है और मिलती है। और हम यह भी सिद्ध करेंगे कि रूढ़ि की साधना साहित्यकार के लिए वांछनीय ही नहीं, साहित्यिक प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य भी। यहाँ पर कहा गया कि कई बार हम रूढ़ि अथवा परंपरा को ऐसा मानते हैं कि वो बनी बनाई चीज और उसको जैसे मन करे वैसे ही लें या फिर छोड़ दें। मिट्टी के लोंदे का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे मिट्टी के लोंदे को कोई अपना सकता है या फिर उसको फेंक सकता है। बताया कि परंपरा जो है स्वयं लेखक पर हावी नहीं होती, बल्कि लेखक चाहे तो उसको परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। लेखक की साधना से ही रूढ़ि बनती है और मिलती भी है। और हम यह भी सिद्ध करेंगे कि रूढ़ि की साधना साहित्यकार के लिए जरूरी ही नहीं, बल्कि उसकी साहित्यिक प्रवणता को बनाने में अनिवार्य भूमिका निभाती है। तो जिस चीज को हम लोग कई बार हम देखते हैं कि जो चीजें अपने समय में कभी मौलिक होती हैं, लेकिन एक समय विशेष या फिर लंबे समय तक जाते जाते वो अपनी रूढ़ि में बदल जाती है। ठीक है, आगे भारतीय काव्य शास्त्र में कवि के बहुश्रुत एवं सुशिक्षित होने की बात कवि शिक्षा के प्रसंग के अंतर्गत भी स्वीकार की गई। आचार्य भामा के अनुसार शब्द और अर्थ का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर काव्यज्ञों की उपासना कर और अन्य कवियों द्वारा निबद्ध काव्य को देखकर काव्य क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। विविध प्रकार की काव्य रूढ़ियों का अध्ययन व्युत्पत्ति एवं कवि शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इन काव्य रूढ़ियों के ज्ञान एवं प्रयोग ने कवि को रचना के भावों अथवा विचारों को प्रभावशाली अभिव्यक्ति देने एवं उसमें अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न करने में अपूर्व सहयोग दिया है। जैसे हमने कवि समय को लेकर आप सभी से चर्चा की, उसी तरीके से राजशेखर इत्यादि ने कवि शिक्षा को लेकर भी बात की और उसमें वही शब्द और अर्थ के ज्ञान को लेकर और उसमें काव्य रूढ़ियों का क्या रोल है, यानी कि कितनी प्रभावशाली बनाती है। आगे हम और बात करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपने हिंदी की तमाम कविताओं को पढ़ा होगा, कबीर की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है।
जैसे हमने बताया अभी नलिनी शब्द का प्रयोग बताया, जो कि प्रतीक के रूप में भी है और काव्य रूढ़ी भी है। चंदन, ठीक है, तमाम चीजें उसमें, जैसे शेफालिका, हंस, चकोर, चातक, ठीक है, चक्रवाक, मिथुन, स्वाति जल की बात होती है। षड ऋतु वर्णन, 12 मासा पद्धति, भुवन, दिशाएं, समुद्र, ये सब क्या है? काव्य रूढ़ियां हैं। आप कोई भी कविता पढ़ेंगे उसमें इनका जब भी प्रयोग होता है तो काव्य रूढ़ी के रूप में ही होता है। जैसे हंस सामान्य रूप में हम जानते हैं कि एक पक्षी है, लेकिन इसको हम आत्मा के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी काव्य में प्रकृति पर आधारित बहुत सी कवि प्रसिद्धियां प्रचलित हैं, जिसमें पद्म, कुमुद, चंदन की बात हमने की, जिनका व्यापक प्रयोग हिंदी काव्य में आदिकाल से हो रहा है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा चकवा चकवी, चकवा और चकवी का प्रसंग, ठीक है, ये सब भी क्या है? एक तरीके से काव्य रूढ़ी है। हाँ, प्रकृति के दृश्यमान जगत से संबंधित काव्य रूढ़ियों के अतिरिक्त उसके दार्शनिक रूप में हुए विवेचन के कारण प्रकृति संबंधित दार्शनिक रूढ़ियों का भी प्रयोग हिंदी काव्य में होता है। जैसे त्रिगुण, 5 तत्व आदि ऐसी ही रूढ़ियां हैं जिनका कविगण अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण लगातार अपनी रचनाओं में उल्लेख करते आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसी बहाने काव्य रूढ़ी को भी समझ लिया होगा, और जब भी कविताओं को पढ़ेंगे तो काव्य रूढ़ी से संबंधित जो भी शब्द आएंगे उनको जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिलहाल अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपने काव्य रूढ़ी को लेकर अपने दिमाग में एक तथ्य जरूर रख लिया होगा। कवि समय क्या है उसको भी आपने जान लिया होगा। फैंटेसी को अच्छे से समझ लिया होगा। जब भी अंधेरे में पढ़ेंगे या फिर मुक्तिबोध की रचनाओं को पढ़ेंगे, फैंटेसी आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू हो जाएगी। मनोविज्ञान से इसको जोड़कर देखेंगे। कल्पना को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तमाम पाश्चात्य विचारकों ने क्या माना है, उसके बारे में क्या कहा है, उसको समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपने मिथक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से मिथक का संबंध लोक से जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी रचनाएं इससे जुड़ी हुई। प्रतीक को लेकर हमने बहुत ही विस्तार से आप सभी से चर्चा की कि प्रतीक का काव्य में क्या रोल रहा है। इसके बाद हमने बिंब को लेकर आप सभी से चर्चा की और बहुत ही व्यावहारिक उदाहरणों को बताने का प्रयास किया। आपने इसको समझ लिया होगा। और साथ में इन सभी का समावेश जिस चीज में होता है उसका नाम है काव्य भाषा। काव्य भाषा का निर्माण ही बिंब, प्रतीक, फैंटेसी, ठीक है, कल्पना के माध्यम से होता है। तो इन सभी चीजों को आपने समझ लिया होगा और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन से वो घबराहट दूर हो गई होगी कि भाई काव्य भाषा क्या है, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, मिथक क्या है, कल्पना, फैंटेसी, कवि समय और काव्य रूढ़ी क्या है। हमने एक बैठक में आप सभी को बता दिया। आगे हम इसी तरीके से जो टेक्निकल पोर्शंस होंगे पहले उन पर चर्चा करेंगे। और यूपीजीडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके सिलेबस में ये सभी पारिभाषिक शब्दावली मौजूद है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशन है कि थंबनेल पर किन किन परीक्षाओं को लिखें। अगर केवल परीक्षाओं का नाम लिखें तो पूरा थंबनेल भर जाएगा, लेकिन परीक्षार्थियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सिलेबस के अनुसार चैनल पर उपलब्ध जितनी भी सामग्रियां हैं उनका इतना दोहन करें, इतना दोहन करें कि आपका नाम सेलेक्टेड पीडीएफ में आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसी उम्मीद से आप सभी से परिचर्चा करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।